हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हमारे कल लास्ट क्लास में पूर्ण हो चुके हैं। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं जो आराम से पढ़ेंगे और कुछ मैं भौतिक प्रदेशों के बारे में बताऊंगा कि अब हमने 10-15 पेज हुए, हमें कैसे याद किए जाए। 10-15 पेज को एक ही पेज में सलटा के लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, आराम से याद कर लो। कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ। फिर चलते हैं अपना नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक होगा हमारा राजस्थान का अफवाह तंत्र या राजस्थान की नदियाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अपना भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, वापस के ब्रीफ बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको याद करना है। अब 10-15 पेज हो गए, ज़्यादा हो रहे हैं तो कैसे एक ही पेज में लिखना है। तो एक पेज लेना है आपको और कैसे डिवाइड करके लिखना है मैं बताता हूँ आपको। किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को छोटी करने से क्या होता है, उसका रिवीजन हम कम समय में कर सकते हैं और ज़्यादा याद रख सकते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, एक पेज लो, उस पेज में हमारे जो राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। 4 भौतिक प्रदेश है उसको देखो, ऐसे एक पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करने, स्केल से बना लो, थोड़ा गैप रखना। सबसे ज़्यादा इसमें हमारे एक पेज एक साइड में, दूसरे पेज में अपन ने जो अरावली की महत्वपूर्ण चोट है वो आप लिख लेना। देखो, हमने जब भौतिक प्रदेश शुरू किया था उससे पहले हमने इसने देखा सामान्य जानकारी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि क्षेत्रफल, तो हम चारों भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, कौन कौन से जिले आते हैं, मृदा कौन सी है, जलवायु कौन सा है, वो ऐसे कैसे टैबलेट मतलब टेबल की फॉर्म में हमने लिखे थे। वैसे आपको फिर वो अपनी जो विशेषता आती है फिर वो एक अलग पेज पे सारा वापस बनाना है। विशेषता लिखनी है। फिर मरुस्थल को हमने जितने पार्ट में डिवाइड करके बनाया था, आप भी ऐसा छोटा सा मैप बना के या थ्योरी में भी लिख सकते हो। ये ऐसे बांट के, ये एरिड मरुस्थल और सेमी एरिड मरुस्थल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो यहाँ पे लिख दो, और जो सेमी एरिड का लग रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे करके आप चीज़ों को छोटी करके चीज़ों को याद कर लो। अब ऐसे तो वापस लिखकर नहीं जाएगा कि इसमें इतने हैं वह कुछ नहीं लिखना है। बाकी ऐसे लिख दो, बालू को स्तूप युक्त, बालू को स्तूप मुक्त, ऐसे लिख दिया। ये क्षेत्रफल है, कुछ चीज़ें याद रह जाएगी, जो याद नहीं रहती उसको शॉर्ट फॉर्म बना लो। ये अपने मरुस्थल हो गया। फिर अरावली में हम सबसे पहले देखो, इसकी चोटियाँ सारुदिक है, तो पहाड़ियाँ हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट से मिलान भी करनी होगी तो वो आप एक पेज इस साइड वाला, एक पेज पीछे वाला, तो पीछे वाले का सारी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं पिछले एग्जाम आए हुए वो दे के आप पिछले पेज पे लिख सकते हो। और आगे अरावली के जो अपने क्षेत्रफल सब जो हमने सामान्य जानकारी में देखे वो हो गए। और फिर इसी की विशेषता में, इसमें कुछ विशेषता में कुछ है नहीं, विशेष या विशेषता है, इसमें लिख लेना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था और इसको डिवाइड करके लिखना, और बाकी चोटें याद करोगे तो इसमें 3 पार्ट भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अपने पूरी मैदान, फिर पूरी मैदान को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, तो पूरी मैदान को 3 पार्ट बना के पूरी मैदान में तो आप वो विशेष में लिख दो। और फिर हाड़ौती में हमने कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़े वो आप पूरे आप ऐसे छोटे शॉर्ट फॉर्म में बना के लिख लो, ताकि लास्ट एग्जाम में आप अच्छे से याद कर सकते हो। ये है ट्रिक, भौतिक प्रदेश को याद करने की सबसे सरलतम ट्रिक है। और बाकी ज़्यादा 10-15 पेज है, बार एक बार थोड़ा 10 एक बार उसको आराम से देख लो, पढ़ लो, और बाकी ऐसे लिख लो। देख लिखना है, ऐसा नहीं कुछ गलत लिख लो। तो ऐसे आपको ये भौतिक प्रदेश याद करने। देखो, एक इतनी बड़ी चीज़ें, मेरे 10-12 क्लासें हैं जो आराम से पढ़े हैं, वो इतनी की इतनी क्लासें आपको बड़ी आराम से एक पेज पे पूरी ख़त्म हो रही है, तो अच्छे से आप याद कर सकते हो।
फिर आता है आज का अपना टॉपिक। ऐसे कैसे मैं हर जो चैप्टर पूरा हुआ है उसका मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आप एक चीज़ पेज पे बना के रख सकते हो अपने साइड में। जब भी एग्ज़ाम आया क्विक रिवीजन कर दिया बस। फिर क्विक रिवीजन हो तो कितना कॉन्फिडेंस रहता है कुछ चीज़ अपने हाथ में हो तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अपना नदियाँ या अफवाह। ये अपना चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर। इसकी सामान्य जानकारी लेंगे क्या है ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अफवाह क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। नॉर्मली याद रखने के लिए है, बाकी आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, और पीछे स्लाइड में लिखे हुए भी हैं। तो अफवाह मैंने पहले भी बोला था कोई भी टॉपिक आए, वाई, क्यों, क्या, कैसे, ये कब, कहाँ तक होता है, ये चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। तो इसका देखो अफवाह क्या है वो देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी नदी या निश्चित किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ जल का प्रवाह अफवाह कहलाता है। देखो समझो, ध्यान दो बोर्ड पे। किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ जल का प्रवाह अफवाह कहलाता है। नॉर्मल डेफिनेशन है। अब मैं अफवाह बोलूँगा तो आराम से आपको याद आ जाएगा। तो ये नदी है, इसके साथ निश्चित वाहिका है, ये कोई अपने साथ जो जल का प्रवाह है वही अफवाह है। जो अपने साथ जल को लेके बहती है वही क्या है, अफवाह है। अब अफवाह प्लस तंत्र मिलके अफवाह तंत्र बनता है, तो उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। दो तीन डेफिनेशन है जो आगे मैं अगर शब्द लूँगा अफवाह तंत्र तो सीधे ही आपको समझ में आएगा अफवाह तंत्र क्या है। किसी नदी या सहायक नदियों द्वारा किसी क्षेत्र से अफवाह तंत्र किसी नदी या सहायक नदियों द्वारा किसी क्षेत्र से जल प्राप्त करना या बहा कर लाना इसमें किसी क्षेत्र से, ध्यान रखना ये
किसी क्षेत्र से। नदी या उसकी सहायक नदियाँ, देखो अपनी यह है मेन नदी, ये अपनी मुख्य नदी है, और ये है अपनी मुख्य नदी। ये मुख्य नदी की जो मैं बना रहा हूँ ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये क्या बना रही है, ये पूरा पूरा एक अफवाह तंत्र का निर्माण करिए। ये पूरा पूरा क्या आएगा, एक अफवाह तंत्र है जो इसमें अपनी जो सहायक नदियाँ हैं अपनी मुख्य नदी के अंदर जल को डाल रही है। ये अफवाह तंत्र, इसी को बोलते हैं अफवाह तंत्र। जो ये वाला पूरा पूरा एरिया आएगा ये बोलते हैं, जो जल ग्रहण क्षमता है यही बोलते हैं कि ये इसका इस नदी का अफवाह तंत्र है। फिर आती है एक जल ग्रहण। जल ग्रहण यही है कि कोई नदी है उसकी जल की कैपेसिटी क्या है, जल प्राप्त करने की कैपेसिटी किस। जल ग्रहण ये सब देखते हैं, हमें समझ में आता है कि ये जो है, मान लो मैं कोई एक रोटी खाता है, वो उसकी होगी एक क्षमता होगी कि इसकी एक रोटी खाने की क्षमता। वही है कि कोई नदी है तो जो उसकी जो सहायक नदी है जो जल को लेके आती है, वही उसकी जो नदियाँ जल लेके आती है वही उसकी जल की कैपेसिटी है, उस नदी की कैपेसिटी है। तो जल ग्रहण की कैपेसिटी के अनुसार अपने सर्वाधिक जल ग्रहण कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है अपनी बनास नदी की सबसे ज़्यादा जल ग्रहण कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा बनास है वो जल ग्रहण। अपनी राजस्थान की पूर्णतः सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, ये आगे याद करेंगे जब बनास को स्पेशली पढ़े। तो अभी देखो बनास, फिर आता है लूनी नदी, चंबल नदी, ये बनास, लूनी, चंबल एवं माई नदी, इन चारों ये क्रम वाइज है। सबसे ज़्यादा बनास की कैपेसिटी है कि सबसे ज़्यादा एक जल को ग्रहण करती है। और क्यों करती है कि राजस्थान की पूर्ण से सबसे लंबी नदी है पूर्णतः। जो एक चीज़ और, जो देखो जिसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा, जो अफवाह तंत्र जिसका सबसे बड़ा होगा उसी का, तो हम जिसका जितना बड़ा एरिया होगा उसका जल ग्रहण क्षमता भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा सहायक नदी होगी तो वो ज़्यादा जल लेके आएगी। और फिर लूनी नदी, चंबल नदी और माही नदी। फिर हम देखेंगे कि ये अपना हो गया। फिर एक टर्म्स आती है जल संभर या जल विभाजक। इसकी टर्म्स ये है, जल संभर या सर जल विभाजक क्या है ये मैंने पहले भी बताया था और बताता हूं। देखो वह सीमा जो एक अफवाह तंत्र को दूसरे अफवाह समझ में आया होगा, पढ़ने से ही आ जाए। वह सीमा, एक देखो वह सीमा बोल रहे, जैसे बोल रहे वैसे चित्र बनाओ। कौन सी सीमा? वह सीमा, ये अपनी वह सीमा कौन सी? ये अरावली है, जो भारत की
महान जल विभाजक भी हम बोलते हैं, अरावली है वह सीमा जो एक अफवातंत्र, ये अफवातंत्र एक, दूसरे अफवातंत्र, ये अफवातंत्र दो को एक दूसरे से अलग करती है। देखो यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर, अरब सागरीय, और ये वाला आ गया बंगाल की खाड़ी। ये अरावली दो पार्ट में डिवाइड करती है किसको, अपने जो नदियां हैं, जो अफवातंत्र है, दो पार्ट में डिवाइड। एक अरब सागर में जाने वाली नदियां डिसाइड करती है कि ये तुम इस साइड में जाओगे अरब सागर वाली, अरावली की पश्चिम साइड में, और अरावली की पूर्व साइड भी बंगाल की खाड़ी में। तो ये अपनी को है क्या होगी, जल विभाजक रेखा। अरावली को हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक रेखा बोलते हैं। तो ये अपनी एक डेफिनेशन हो गई। फिर आते हैं एक और अपनी टर्म्स आएगी, वो है सतही जल, जल के बारे में आएगी। टोटल जो भारत का कुल जो भारत है, अपने इंडिया का जो टोटल है, जो जल ग्रहण है, वो क्षमता मान लो 100% है, 100% है। तो 100% में से अपने राजस्थान में कितनी है, अपने राजस्थान में है 1%, मात्र 1% है। टोटल जो इंडिया का पूरा अपने इंडिया का है, टोटल उसका 100% मान लो इंडिया है, उसमें से 1% ही अपने जो राजस्थान में जल अवेलेबल है। और चीज़ मैं बताऊं आपको, अगर हम राजस्थान के भी जल दो टाइप का है, यह हो गया अगर हम सतही जल देखते हैं, एक सतही जल वो है जो अपने नदियों में जो पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, वही अपना सतही जल है, सतह पर। फिर आता है भूमिगत जल, नाम से पता चल गया होगा, भूमिगत। जल ये अपना सतही जल है, वो अपना देखेंगे तो 1.16%, 1.16%। और फिर भूमिगत जल है जो अपने पृथ्वी के अंदर है, अपने राजस्थान के पृथ्वी के अंदर है, उसमें है 1.69% या 70% भी लिखा हुआ है कहीं पे, तो 1-2 पॉइंट तो ऊपर नीचे चलते हैं। देखो भूमिगत जल जो अपने कभी बोरवेल खुदा के नलकूपों के द्वारा या कुएं के द्वारा हम जल को निकालते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं, वो भी अब दिनों दिन कम ही हो रहा है। और कहीं पे भी बैन भी लगा हुआ है कि इस क्षेत्र में आप ट्यूबवेल वगैरह नहीं करवा सकते, नलकूप नहीं खुदवा सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। वही इसको रोकने का प्रयास करिए कि भूमिगत जल है उसको हम कैसे के बिकर पे रोकें, क्योंकि वापस अभी रिचार्ज नहीं हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश का पानी ऐसे वेस्ट जा रहा है जो भूमि के अंदर नई स्टोरेज हो रहा है। तो भूमिगत जल कितना है अपने 1.69% है या 1.70% है। ये सतही जल है 1.16% है। ये अपने राजस्थान में अगर भारत का कुल जल ग्रहण है क्षमता उसका 100% में अपना 1% ही है। और अगर सतही जल सबसे ज़्यादा नदी में देखें, सबसे ज़्यादा हम अगर सतही जल देखें अपन राजस्थान में सतही जल ग्रहण क्षमता, तो अपनी नदियों में देखें तो सबसे ज़्यादा चंबल में है, चंबल। फिर हम देखते हैं तो आती है बनास नदी,
फिर आती माही नदी, फिर आती है लूणी नदी, और चौथी है साबरमती नदी। ये पांच है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सतह का जल है सबसे ज़्यादा है। और हाँ, फिर हम देखें जल ग्रहण में बना सबसे ऊपर है और चंबल 30 नंबर पे। इतनी चीज़ें हमने थोड़ी सी, जो चैप्टर शुरू होने से पहले थोड़ा सा हमने ये देखा था। फिर हम देखेंगे अपने राजस्थान में आएंगे, राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान को हम देखो इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, ध्यान दीजिए, समझने वाला टॉपिक है। देखो इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, ये अपना इंडिया है, ये अपना हिमालय है, ये अपना प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो देखो अगर हम एक दूसरे टॉपिक पर अगर हम देखते हैं हिमालय से आने वाली नदियां जो निरंतर चलती रहती है, जिसके में हम देखते हैं कि इसकी जो हिमालय से नदी निकलती है वो तो एक तो लंबी चलती है, बहुत ही उसकी दूरी बहुत लंबी होती है, 2500 किलोमीटर भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो उसका जल ग्रहण क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसमें वाटर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है हिमालय वाले में। और फिर हम देखते हैं हिमालय वाली बड़ी तीव्रता से चलती है, स्पीड से चलती है, क्योंकि जिसकी इसमें फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसकी कुल कैपेसिटी है जल ग्रहण वो भी ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने जल के विद्युत भी जो क्षमता है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि जल ज़्यादा है तो क्षमता भी ज़्यादा होगी। फिर ये डेल्टाई क्षेत्र में बहती है। और हमें इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, अगर इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो हम पढ़ देंगे कि नदियों के उद्गम के आधार पर देखते हैं, ओरिजिन पॉइंट है इंडिया का, उसके आधार पर हम देखते हैं कि वहाँ पर अपने देखते हैं। अगर हम वापस आते हैं राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में हम देखते हैं कि उनको जो डिस्चार्ज पॉइंट है, जो नदी चल रही है यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहाँ पे गिर रही है, तो हम इसको आधार मान के कि ये डिस्चार्ज पॉइंट है जहाँ पे संगम होता है, उसके आधार पर हम नदियों को डिवाइड करके पढ़ेंगे। और इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इंडिया का उद्गम ओरिजिन है जहाँ से नदियाँ, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे कि ये हिमालय से निकली है और ये प्रायद्वीपीय पठारी से निकली है। और हम राजस्थान में देखेंगे तो संगम पॉइंट, जहाँ से संगम आधार, जहाँ पे नदी है डिस्चार्ज होती है, जहाँ पे अपना लास्ट पॉइंट होता है, उसके आधार पर देखते हैं। तो ये अपने थोड़ा सा ये डिफरेंस है अपने राजस्थान और इंडिया के संदर्भ में, हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे, वापस आते हैं इंडिया में। तो हम लगाते हैं एक टॉपिक, राजस्थान में अफवाह तंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में, कितने? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप जहाँ भी संगम लिखो, पीछे नोट लिखे हुए हैं, तो उसके आप नीचे ऐसे गोला बना देना, क्योंकि हम किसके आधार पर? संगम के आधार पर देखते हैं। संगम के आधार पर देखते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली अरब सागरीय नदियाँ, और सेकंड है अंत
प्रवाही नदियाँ, बताऊंगा क्या है अंत प्रवाही नदियाँ। फिर आता है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके आधार पर। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, देखो ध्यान से, ध्यान दो इधर। जो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान, ये अपनी अरावली है। देखो जो अरावली की इस साइड, अरावली के पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली, अरावली के पूर्व की ओर जो नदियाँ आती है वो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। और जो राजस्थान के उत्तर की साइड में लगभग, पूरा का पूरा नहीं, लगभग 60% नदियाँ हैं। कितनी? 60% नदियाँ हैं वो अंत प्रवाही नदियाँ। अब अंत प्रवाही कहते कैसे कितने बताऊंगा। देखो 60% नदियाँ हैं अंत प्रवाही, डेफिनेशन बताओ। ऐसी नदियाँ जिसमें जो पहले तो मान लो गगर नदी भी है, जैसे पहले तो ये अरब सागर में जाती है, अब ना नहीं जाती है। क्यों? देखो ये नदी का ओरिजिन पॉइंट है, ये किसी पहाड़ से निकली है। इसमें जल की अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा दूरी तक जाएगी, ज़्यादा दूरी तक जाएगी। अगर इसके अंदर जल भी कम है तो ये कभी यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगी और कभी यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है, हम नदियाँ देखते हैं, नदियों की बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है। तो ये मान लो इसकी ये सहायक नदी है, यहाँ पे किसी ने अतिक्रमण कर लिया तो ये सहायक नदी का पानी इधर उधर बिखर गया, इसमें आई नहीं, तो ये नदी क्या होगी, अंत प्रवाही। जो अपने लास्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाती है उससे पहले ही खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं हम अंत प्रवाही नदियाँ। जो पर्ची के अंदर ही चली जाती हैं वो अंत प्रवाही नदियाँ हैं। लगभग और कुछ लगभग है जो अपने 60% है अंत प्रवाही नदियाँ अपने राजस्थान में 60% है। फिर आते हैं अरब सागर, अरब सागर में 17 है। अरब सागर में क्या है, 17 नहीं, खतरा है, तो 17 है और 60% अंत प्रवाही नदियाँ हैं। और पीछे बच गया जितना 23% है वो है बंगाल की खाड़ी में अपनी नदियाँ हैं, वो डिस्चार्ज होती है इसके आधार पर। फिर हम देखते हैं कि अपने राजस्थान में ना सार्वधिक नदियाँ हैं वो अंत प्रवाही नदी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मरुस्थल है, मरुस्थल होते हैं तो मरुस्थल में सार्वधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की इतनी कैपेसिटी, पानी बारिश होता है नहीं, तो उसकी जल की कैपेसिटी इतनी नहीं है वो कहीं सागर में गिर सके, इसलिए अपने सार्वधिक अंत प्रवाही नदियाँ अपने 60% है। और फिर अरब सागरीय 17 और फिर आती है बंगाली खाड़ी 23% है। फिर हम देखते हैं कि अपने राजस्थान की अधिकांश नदियां वो पूरी मौसम पे डिपेंड करती हैं, तो वो अपनी कौन सी है, मौसमी नदियां हैं। ये अपने थोड़े से हो गए डेफिनेशन वगैरह। और देखते हैं आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन वो की वो दी है, अफवाह किसी नदी या निश्चित वाहिका द्वारा अपने साथ जल का प्रवाह करना अफवाह कहलाता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने टर्म्स बेसिक से बताई तो कि आप बोलो कि ये अफवाह क्या है, तंत्र क्या है, ऐसा कोई दिमाग में चीज़ आई तो आप आराम से कर सकते हो। फिर आती है अफवाह तंत्र, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहा कर ले जाना क्या अफवाह तंत्र कहलाता है। फिर ये भी लिखना कि ऐसी कुछ है नहीं खास। फिर आते हैं जल संभर या जल विभाजक, वह सीमा जो किसी एक अफवाह तंत्र को दूसरे अफवाह तंत्र से अलग करती है, वही है जल विभाजक, जो अपने अरावली काम करती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र वही है कि जिसकी विशिष्ट क्षेत्र से कैपेसिटी, डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हो कि बाकी नॉर्मली आपको जल ग्रहण क्षेत्र देख दिया आपको समझ में आ जाए कि ये इसका जल ग्रहण क्षमता है, कैपेसिटी है, ये उसका जल ग्रहण क्षेत्र है। मान लो कोई नदी है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र पे किसी के बहुत सारे प्लॉट वगैरह काट दिए, वहाँ पे घर बन गया, तो उसका नदी का क्या, वो जल ग्रहण क्षमता खत्म, वो क्षेत्र खत्म हो गया, तो उस नदी में पानी आएगा कहाँ से, तो खत्म होगा तो नदी भी खत्म हो जाएगी। तो ये जल ग्रहण क्षेत्र कितना नदी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम यह देखो, बनास, लूणी, चंबल और माई। इसके आगे परसेंटेज लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी, क्योंकि ये बारिश पे ज़्यादा डिपेंड करती है, बाकी 99% यही रहता है। कहीं बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी जल ग्रहण क्षमता है वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए आप ये सीक्वेंस ही देखो, परसेंटेज लिखो तो ठीक है, नहीं तो और भी बढ़िया है।
फिर आता है अपना राजस्थान मतलब सतही जल की कुल जो भंडार है उसका अपने राजस्थान में 1% है, और परसेंटेज में देखो 1 से भी कम आता है, ये समथिंग सतही 1.16% और भूमिगत 1.70%। फिर आता है सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का क्रम। सतह में जो सबसे ज़्यादा अपने सतह पे किसके, वो चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी बारहमासी नदी, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र यही बनाती है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, बताऊंगा आगे विस्तार से, तब तक धैर्य बनाए रखो। बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी और साबरमती, ये इसका क्रम है, ये लिखना है आपको, और ये भी लिखना है आपको, ये भी लिखना है। टर्म्स डेफिनेशन जो लिखी है वो आप छोड़ सकते हो, बाकी आपको लिखना है। राजस्थान की नदियाँ मुख्यतः मौसमी प्रकार की है, जनरली हमें पता ही होती है। जब बारिश शानदार होती है तो बोलते हैं नदियाँ आ गई, फिर ढोल नगाड़े से हम क्या बोलते हैं, उसका स्वागत करते हैं। बारिश नहीं हुई तो नदियाँ सूखी सूखी। राजस्थान में अंतप्रवाही नदियाँ सारुदी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या होती है, बारिश कम होती है, जो ग्लेशियर हैं वो भी है नहीं, तो क्या जो अपने क्षेत्र जाने से पहले ही समाप्त हो जाती है, पहले ही सूख जाती है। और फिर देख राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन है 15, फिर राजस्थान में उपनदी गौण नदी बेसिन है 58%। यह है राजस्थान के अपवाद तंत्र संगम के आधार पर। तो संगम पे आप क्या करोगे, संगम पे आपको एक ही चीज़ करनी है, ऐसे इसको हाईलाइट करना है संगम के आधार पर। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उद्गम के आधार पर, जहाँ से ओरिजिन सेंटर होता है वही। और अरब सागरीय नदियाँ ये 17%, अंतप्रवाही नदियाँ बंगाल की खाड़ी की नदियाँ 23%। और फिर हम कल पढ़ेंगे अरब सागर की एक एक नदियाँ हैं जो गिरने वाली है, वो हम आराम से डिस्कस करेंगे। और अच्छे से याद करो, नोट्स बनाओ। डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी वाले जो ये पॉइंट वगैरह लिखे हैं वो याद कर लेना, आपको लग जाएगा मन में कि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी वो मैंने डेफिनेशन नॉर्मली ऐसे ही बताई थी, ताकि आपको आगे मैं अपवाद तंत्र यूज़ करूँ शब्द और आपको समझ में ना ये आए कि अपवाद तंत्र क्या है, तो इसलिए मैंने नॉर्मली बताई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।